नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, पिछली 2 तासिका से हम हमारी जो कक्षा 8वीं है उस कक्षा 8वीं में जो हमारा हिंदी विषय है उस हिंदी विषय में जो दूसरी इकाई में हम जो तीसरा गद्य पाठ सीख रहे थे जिसका नाम है लकड़हरा और वन। तो जिस तरह से हमने पिछली 2 तासिका में लकड़हरा और वन इस गद्य पाठ की एकांकिका का अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो जिस तरह से हमने जो लकड़हरा और वन ये जो एकांकिका है उसमें जो पहला दृश्य और जो दूसरा दृश्य बताया गया है, इन पहले दृश्य के बारे में और दूसरे दृश्य के बारे में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की हुई है। चित्रों के माध्यम से मैंने आपको यह एकांकिका अच्छी तरह से समझकर दी हुई है, तो आपने यह गद्य पाठ अच्छी तरह से पढ़ाई करके इसका प्रकट वाचन और मौन वाचन अच्छी तरह से किया होगा। तो जिस तरह से हमने पिछली 2 तासिका में यह जो लकड़हरा और वन ये जो एकांकिका है, तो एकांकिका यानी एक नाटक की तरह ही होता है, तो उसे एकांकिका कहा जाता है। तो इस गद्य पाठ के जो लेखक है अरविंद भटनागर जी, तो यह एक पर्यावरण प्रेमी लेखक है। इनकी जो एकांकिका है, इनकी जो नाटक है वह एक मंच पर प्रस्तुत हो गई है, और ये जो लकड़हरा और वन ये भी जो एकांकिका है यह भी एक मंच पर प्रस्तुत हुई एकांकिका ही है। अरविंद भटनागर जी पर्यावरण के बहुत ही प्रेमी रहे हैं। वह हिंदी साहित्य के एक पर्यावरण पर लेखन करने के बहुचर्चित एकांकिकाकार भी है, तो उनके बारे में भी हमने पहली तासिका में अच्छी तरह से उनका परिचय ले ही लिया है। तो आज हम जो हमारी दूसरी इकाई का जो तीसरा गद्य पाठ है लकड़हरा और वन, इस गद्य पाठ का आज हम पुनरीक्षण करने वाले हैं, तो जिसे ही अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, रिवीजन। तो जिस तरह से हमने ये जो गद्य पाठ सीखा है, इसके जो पहला दृश्य है और जो दूसरा दृश्य है, इन दोनों दृश्यों के बारे में जो हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, चित्रों के माध्यम से हमने अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई की है, तो आज हम इस गद्य पाठ का पुनरीक्षण करने वाले हैं, यानी रिवीजन करने वाले हैं। तो परीक्षा में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आकृति के आधार पर, गद्यांश के आधार पर हमें किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम आज अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो इस गद्य पाठ का जो उद्देश्य है, यानी लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने हमें इस एकांकिका से, इस गद्य पाठ से जो संदेश दिया हुआ है, जो सीख दी हुई है, उस सीख को हम अच्छी तरह से एक बार फिर से समझकर लेते हैं। तो फलक की ओर ध्यान दीजिए छात्रों। देखो, इस गद्य पाठ की एकांकिका से हमें यह संदेश मिलता है कि वृक्ष हमारे मित्र होते हैं, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा वृक्षारोपण करना यह महत्वपूर्ण बात होती है। हमें अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी के साथ रहना जरूरी होता है। साथ ही हमें हमारा छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात भी समझकर लेना आवश्यक है। देखो, तो हमें इस गद्य पाठ की एकांकिका से जो संदेश मिलता है, जो सीख मिलती है, तो यह सीख यही है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना और उनका संवर्धन करना यह बहुत ही जरूरी बात होती है, क्योंकि वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। वृक्षों से हमें शुद्ध हवा मिलती है,
ताजे फल फूल मिलते हैं, लकड़ियां मिलते हैं, ऐसे अन्य जो चीजें हैं जो हमें पेड़ों की वजह से, वृक्षों की वजह से मिलती है। तो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का काम यह पेड़ पौधे ही करते हैं। अच्छी वर्षा जो होती है, जो पानी मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो ये इन पेड़ों को लगाने की वजह से अच्छी तरह से बारिश होती है। ये भी हमने अच्छी तरह से पता है और हमने समझकर भी लिया हुआ है। तो जीवन में हमें मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ भी रहना चाहिए। देखो, ऐसे व्यक्ति अगर समाज में होते हैं तो समाज में उनका एक महत्वपूर्ण और आदर्श स्थान बन जाता है। साथ ही हमें छोटा परिवार, सुखी परिवार, इसको जानना भी महत्वपूर्ण होता है। देखो, अगर परिवार में हमारे सदस्य कम होंगे, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे, ऐसा अगर छोटा परिवार होगा तो परिवार में जो मुश्किलें आती है, जो खर्चा आता है, उस खर्चे को अधिक नहीं करना पड़ता है। और साथ ही बच्चों की जो शिक्षा है, उनके जो भोजन का खर्चा है, उनका जो कपड़ा का खर्चा है, उनकी पाठशाला का जो खर्चा है, वो सारा खर्चा हमें अच्छी तरह से करने के लिए आता है। अगर परिवार में 3 से 4 से 5 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उस परिवार के जो माता पिता है, उन्हें उनका खर्चा संभालने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसलिए हमें छोटा परिवार, सुखी परिवार, इसका मंत्र भी समझना चाहिए। तो इसी तरह से लेखक अरविंद भटनागर जी, इन्होंने वृक्षों का महत्व बताते हुए हमें मेहनत और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए और छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात भी समझनी चाहिए। तो इन दोनों दृश्यों से हमने यह संदेश अच्छी तरह से सीख ही लिया है। तो चलो, आज हम स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए यानी वर्कबुक के जरिए परीक्षा में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए, यह हम स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए समझकर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से ध्यान दो। जो हमारी हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई का जो तीसरा ही गद्य पाठ है, जो एकांकिका के रूप में है, लकड़हरा और वन, तो इसके जो लेखक है वह है अरविंद भटनागर जी। तो चलो, इस गद्य पाठ के ऊपर हमें परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका अध्ययन हम स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए अच्छी तरह से करते हैं। तो देखो, प्रश्न पहला है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो एक ही शब्द में हमें उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, लकड़हरा की कुल्हाड़ी यहाँ गिर जाती है, तो उसका जवाब है नदी में। दूसरा है, जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ ये देता है, तो जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन कौन देता है, तो एक ही शब्द में लिखेंगे, पेड़। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी समानार्थ वाले शब्द। मदद, उसके लिए समानार्थ वाला शब्द है सहायता। उपकार, उसके लिए समानार्थ वाला शब्द है भलाई। तीसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा। पहला है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तो यह वाक्य किसने किससे कहा, लकड़हरे ने ग्रामीण व्यक्ति से कहा। दूसरा है, भाई मुझ में भी प्राण है, तो यह वाक्य किसने किससे कहा, पेड़ ने लकड़हरे से कहा। आगे देखिए, प्रश्न पहला में देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो जो गद्यांश दिखाया गया है, हमारे हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो पृष्ठ क्रमांक 30 पर जो गद्यांश है, एक लकड़हरा टहलता हुआ मंच पर आता है, यहाँ से लेकर सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालकर लाता है,
तो यहाँ तक जो गद्यांश है उस गद्यांश के आधार पर हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए। हमारे पाठ्य पुस्तक में एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, यहाँ से लेकर जो सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है, यहाँ तक जो गद्यांश है उस गद्यांश के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें पहला प्रश्न देखिए, कारण लिखिए। लकड़हारा पेड़ को काटना चाहता था। क्यों काटना चाहता था? क्योंकि पेड़ को काटने से उसकी आज की रोजी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए, लकड़हारा चिंतित एवं दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। आगे देखिए, प्रश्न दूसरा है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो आपको परीक्षा में भी जिस तरह से संजाल यानी जिस तरह से आकृति निकाली जाती है उसी तरह से आकृति निकालकर उनके जवाब आपको लिखने आवश्यक होते हैं। जैसे देखिए, पहली आकृति है, पहला संजाल है, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। कुल्हाड़ी जब नदी के गहरे पानी में गिर जाती है तो लकड़हारे के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? तो पहली समस्या आ गई थी, वह थी लकड़हारे को तैरना नहीं आता था। दूसरी समस्या थी लकड़हारा पेड़ कैसे काटेगा। तीसरी समस्या थी लकड़हारा क्या बेचेगा। और जो चौथी समस्या थी लकड़हारे के बच्चे क्या खाएंगे। तो इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं। तो गद्यांश में देखकर अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में लिखना है। दूसरा है गद्यांश में प्रयुक्त धातुओं के नाम। तो जो कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी जो 3 प्रकार के धातु के नाम आए हैं वह है सोना, चांदी और लोहा। तो यहाँ पे आप तीनों धातु में से कोई भी 2 धातुओं का नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो जो शब्द है इस शब्द से ऐसे प्रश्न निर्माण करना है जिनका उत्तर ये शब्द होने चाहिए। जैसे पहला शब्द है भगवान, तो हम प्रश्न इस तरह से बना सकते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कौन था? तो जवाब मिलता है भगवान। दूसरा है गहरा, तो प्रश्न इस तरह से बनाना है जिसका उत्तर गहरा होना चाहिए। तो प्रश्न है नदी का पानी कैसा था? तो जवाब मिलता है गहरा। दूसरा है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचान कर लिखिए। पहला है ग्रामीण व्यक्ति पहली बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के बाहर आया। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि ग्रामीण व्यक्ति पहली बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के बाहर आया। दूसरा है लकड़हारे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये वाक्य सही है, सत्य है, लकड़हारा गरीब था। तीसरा है एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसने कोशिश की। किसने कोशिश की कुल्हाड़ी निकालने की? ग्रामीण व्यक्ति। तो एक ही शब्द में आएगा ग्रामीण व्यक्ति। दूसरा है यह दुखी हो गया था। दुखी और चिंतित कौन हो गया था? तो वह था लकड़हारा। आगे देखिए, शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप यानी जिसके समान अर्थ वाले ही शब्द होते हैं उसे ही तत्सम रूप, तत्सम शब्द कहा जाता है। व्याकरण के भाग में यह तो हमने सीखा ही है। जैसे पहला है देखो दुख, तो उसका ही शब्द है दु के आगे 2 विसर्ग लगाए हैं और शब्द है दुख। दूसरा है गांव, तो उसके लिए तत्सम रूप शब्द है ग्राम। तो गांव को दूसरा शब्द ग्राम भी कहते हैं। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये तो हमने व्याकरण के भाग में अच्छी तरीके से सीखा ही है। देखिए, पहला है शब्द उपकार। अगर र इस अक्षर को ई प्रत्यय लगाएंगे यानी दूसरी वेलांटी लगाएंगे तो शब्द बनेगा उपकारी। तो इसे ही प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत वाले अक्षर को
एक उचित प्रत्यय लगाना होता है जिससे नए शब्द का निर्माण हो सके। दूसरा है ग्राम, तो उसको इन प्रत्यय लगाया तो शब्द बनता है ग्रामीण। उसके बाद है भाग्य, उसको वान प्रत्यय लगाया तो शब्द बनता है भाग्यवान। या फिर आप शाली प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है भाग्यशाली। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए सोमत अभिव्यक्ति में, पेड़ की कटाई करना कानूनन अपराध है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो, पेड़ की कटाई करना कानूनन अपराध होता है, ये बात सही है। पेड़ हमें फल, फूल, छांव, लकड़ी, शुद्ध हवा और अच्छी वर्षा भी देते हैं। यदि हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी, हमारी यह धरती बंजर बन जाएगी। इससे तापमान बढ़ जाएगा और हिमालय की जो बर्फ है वह तेजी से पिघलने लगेगी। ऐसे कई कारण हैं जिससे पर्यावरण की समस्या निर्माण हो सकती है। इसलिए पेड़ों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाया गया है। तो इस तरह से आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो इसके लिए पढ़ाई यानी वाचन अच्छी तरह से होना जरूरी होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो, उसमें आकलन कृति में देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। देखो, जो गद्यांश है वो पहले गद्यांश कौन सा है हम देखते हैं। देखो, हमारे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 30 और 31 पर जो लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, यहाँ से लेकर मुझे शर्त मंजूर है और पर्दा गिरता है, यहाँ तक लेकर जो गद्यांश है उस गद्यांश के ऊपर जो प्रश्न है उन प्रश्नों को समझकर लेते हैं। देखो, कृति पूर्ण कीजिए में लोहे की कुल्हाड़ी पाकर लकड़हारे की प्रतिक्रिया। जब लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? वह खुश हो गया। और दूसरे है, उसने ग्रामीण व्यक्ति को आशीर्वाद दिए। दूसरा देखिए, संक्षेप में उत्तर लिखिए। भगवान की शर्त, जो भगवान ने शर्त बताई वो कौन सी शर्त थी? लकड़हारा हरे भरे पेड़ को नहीं काटेगा और लालच में आकर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेगा। तो यह भगवान की शर्त थी। भगवान यानी जो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आ गए थे वह भगवान ही थे। आगे देखिए, आकलन कृति में उत्तर लिखिए। लकड़हारे के अनुसार यही है उसका धन। तो लकड़हारे के अनुसार सच्चा धन किसे कहा है उसने? मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही उसका सच्चा धन है। दूसरा है, भगवान लकड़हारे पर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि लकड़हारे की ईमानदारी देखकर भगवान लकड़हारे पर प्रसन्न हो गए। तीसरा है, भगवान ने लकड़हारे को इन्हें काटने के लिए मना किया। तो भगवान ने लकड़हारे को हरे भरे पेड़ को काटने के लिए मना किया। चौथा है, यह होना चाहिए इंसान का धर्म। इंसान का धर्म कौन सा होना चाहिए? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना, यही इंसान का धर्म होना चाहिए। आगे देखिए, शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है चकित, तो उसके लिए पर्यायवाची शब्द है आश्चर्य या फिर हैरान। दूसरा है सुवर्ण, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है सोना या स्वर्ण। तीसरा है दिन, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है गरीब। चौथा है हस्त, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है हाथ या कर। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम यानी जैसे हमने पिछले गद्यांश में ही समझ कर लिया है, तत्सम शब्द यानी उसके ही समानार्थ वाले शब्द।
तो हाथ, हाथ के लिए तत्सम शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है हस्त। सोना, उसके लिए पर्यायवाची यानी तत्सम रूप शब्द है स्वर्ण। तो समझ कर लीजिए तत्सम रूप के शब्द। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाइए। तो जैसे देखिए, मंजूर, उसके लिए अगर उचित उपसर्ग लगाया, उपसर्ग यानी जो शब्द है उसके आगे एक अक्षर लिखना होता है जिससे उचित शब्द तैयार हो। तो ना यह उपसर्ग लगाया तो शब्द बनता है ना मंजूर। दूसरा है धर्म, धर्म के आगे एक अक्षर लगाया तो वह है अ, तो उससे नया शब्द बनता है अधर्म। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय इनको समझकर लीजिए। आगे देखिए, स्वमत अभिव्यक्ति में देखिए, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो, हर मनुष्य को ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी ही यह सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। जैसे देखो, मैं मेरा स्वमत बताता हूँ। जो व्यक्ति खुद के साथ वफादार होता है वही ईमानदार होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से रहता है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। हमें अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बातचीत करते समय ईमानदारी रखनी ही चाहिए। इससे हमारी एक अच्छी पहचान बन जाती है। ईमानदार यह मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है और यही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो इस तरह से आप अपना स्वमत लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें आकलन कृति में पहली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहली है लकड़हारे ने मन में सोचा। तो लकड़हारे ने जो मन में सोचा वो क्या सोचा? देखो, ये जो गद्यांश है जो हमने दूसरा दृश्य सीखा था, लकड़हारा और वन, इसमें से देखो मंच पर लकड़हारा सो रहा है। यहीं से लेकर देखो पन्ना नंबर 31 पर जो दूसरा दृश्य हमने सीखा था, मंच पर लकड़हारा सो रहा है, यहां से लेकर मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं। तो यहां तक लेकर जो गद्यांश आधार पर जो प्रश्न पूछे हुए हैं, देखो उसमें है कृति पूर्ण कीजिए। लकड़हारे ने मन में सोचा। तो लकड़हारे ने जो मन में क्या सोचा जब वह लकड़ी काटने के लिए चला गया? दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। दूसरा है जो थे वह कटते जा रहे हैं। और तीसरी बात जो उसने सोची, सीमेंट की इमारतें जंगल के रूप में खड़ी हो रही है। तो इस तरह से ये तीन बातें उसने अपने मन में सोचा। दूसरा है, देखो यह दे रही है आवाज, यह दे रही है। कौन दे रही है आवाज? लकड़हारे की पत्नी। आवाज इसे दे रही है। किसे दे रही है? लकड़हारे को। तो इस तरह से आप आकृति निकालकर लिख सकते हैं। आगे देखिए, कारण लिखिए में, लकड़हारे की सारी थकान दूर हो गई। लकड़हारे की सारी थकान क्यों दूर हो गई? क्योंकि वह एक हरे भरे पेड़ के ठंडी छाया में बैठ गया था, इसलिए लकड़हारे की सारी थकान दूर हो गई। दूसरा है, लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने के लिए कहा था। आगे देखिए, समझकर लिखिए। लकड़हारा इसलिए डर गया। लकड़हारा किस कारण डर गया? उसने आवाज सुनी और उस समय जंगल में कोई नहीं था। जैसे कि वह जब पेड़ की डाल को काटने का प्रयास कर रहा था, तभी पेड़ ने लकड़हारे से बात की। तब लकड़हारा डर गया था।
दूसरा है यह कारण बताया लकड़हारे ने पेड़ की कटाई करने का। लकड़हारे ने पेड़ की कटाई करने का कारण क्या बताया? लकड़ियां बेचकर वह अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है। आगे देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। देखो, जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं वह सही रिक्त स्थानों पर लिखकर वाक्य फिर से लिखना है। जैसे अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, तो सही शब्द जो है वह है परिवार। दूसरा है डैश डैश को पालना पड़ता है, तो किसे पालना पड़ता है? बच्चों को पालना पड़ता है। यह वाक्य लकड़हारे ने पेड़ से कहा था। संक्षेप में उत्तर लिखिए। देखो, पेड़ों के उपयोग, वैसे तो पेड़ों के उपयोग कई सारे होते हैं, तो हमें संक्षेप में लिखना है। जैसे शुद्ध हवा, पानी, भोजन, ठंडी छाया, सूखी लकड़ियाँ आदि पेड़ से हमें मिलते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, शब्द संपदा में देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्राण, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है जान। दूसरा है जंगल, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है वन या कानन। तीसरा है चीख, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है चिल्लाहट। चौथा है छाया, उसके लिए पर्यायवाची शब्द है छांव। आगे देखिए, वचन बदलिए में नजरे, यह बहुवचन है, इसके लिए एक वचन नजर। लकड़हारा, यह शब्द एक वचन है, उसके लिए बहुवचन शब्द लकड़हारे। विलोम शब्द लिखिए। बेकसूर, उसके लिए विलोम शब्द है कसूरवार। दूसरा है सोना, उसके लिए विलोम शब्द है जागना। सोमत अभिव्यक्ति में देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, यह विधान सही है, क्योंकि अगर हमारे परिवार में पति, पत्नी तथा एक या दो बच्चे होते हैं तो वह परिवार सुखी ही परिवार होता है। यदि परिवार बड़ा होगा या 3 से 4 बच्चे परिवार में होंगे तो उनके माता पिता को सभी की पढ़ाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा आदि का खर्चा, इनमें कठिनाइयाँ आती हैं। छोटा परिवार होने से देश की जनसंख्या भी नहीं बढ़ती है और यही हमारे राष्ट्र के हित के लिए, देश के विकास के लिए आवश्यक बात होती है। इसलिए कहा गया है छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जो दृश्य दूसरा में जो आखिरी जो दृश्य है, जो आखिरी गद्यांश है, लकड़हारा कहता है यह तो तुम्हारा काम ही है, यहाँ से लेकर अंत तक, यानी पर्दा गिरता है। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे गए हैं देखें। निम्नलिखित गलत वाक्य सही करके फिर से लिखिए। तो ये वाक्य गलत है, उसको सही से लिखना है। बिना हवा के मनुष्य जीवित रह सकता है। देखो ये गलत है, बिना हवा के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गलत वाक्य सही करके लिखना है। दूसरा है, पेड़ों के कटने से वन्य पशु शहर में आकर रहेंगे। गलत है, पेड़ों के कटने से वन्य पशु नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप गलत वाक्य को सही करके लिख सकते हैं। दूसरा है, उपर्युक्त गद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जो ये हरा भरा और शुद्ध हवा, ये जो 2 शब्द दिए हुए, इन 2 शब्दों से हमें ऐसा प्रश्न निर्माण करना है जिनके उत्तर ये 2 शब्द हो। जैसे देखो हरा भरा, तो इसका प्रश्न हम इस तरह से निर्माण कर सकते हैं, कौन सा पेड़ नहीं काटना चाहिए? तो उसका जवाब मिलता है हरा भरा। दूसरा है शुद्ध हवा, मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो उसका उत्तर है शुद्ध हवा। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न अच्छी तरह से बना सकते हो।
आगे देखिए, आकलन कृति के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, जो पेड़ द्वारा दिया गया संदेश वो कौन सा है? देखो, हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, यह पहला संदेश है। दूसरा संदेश है, हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ ही करते हैं। तीसरा संदेश है, पेड़ों को अपने बच्चों के समान पालो। तो पेड़ द्वारा लकड़हरे को दिया गया यह 3 संदेश है। आगे देखिए, संक्षेप में उत्तर लिखिए। 1, पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। तो पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम बहुत है, लेकिन संक्षेप में हमें लिखना है। जैसे पेड़ों की कटाई से अच्छी वर्षा नहीं होती है, यानी अच्छी बारिश नहीं होती है, और पेड़ों की कटाई से वन्य पशु पंछी इनका अस्तित्व भी नहीं रहता है, मनुष्य को शुद्ध हवा भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम संक्षेप में इसका जवाब लिख सकते हैं। आगे देखिए, शब्द संपदा में विलोम शब्द लिखिए। अच्छी, उसके लिए विलोम शब्द बुरी। समस्या, उसके लिए विलोम शब्द समाधान। दूसरा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब, उसके लिए समानार्थी शब्द है स्वार्थी। दूसरा है शुद्ध, उसके लिए समानार्थी शब्द है पवित्र। गद्यांश में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। देखो, शब्द युग्म यानी क्या? जो 2 अक्षरों के बीच में हाइफन चिन्ह होता है उसे ही शब्द युग्म कहा जाता है। यह तो हमने पिछले गद्य पाठों में सीखा ही है। जैसे इस गद्यांश में जो दो शब्द युग्म आए हैं वह है हरा भरा और कम से कम। तो ये 2 शब्द युग्म आए हुए हैं। आगे देखिए, सोमत अभिव्यक्ति में वृक्ष हमारे मित्र है, अपने विचार लिखिए। देखो, तो यह कथन 100% सही है, क्योंकि वृक्ष हमारे मित्र होते हैं। सचमुच वृक्ष हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वृक्षों से हमें क्या नहीं मिलता? सभी कुछ मिलता है। वृक्षों से हमें शुद्ध हवा, ताजे फल, फूल मिलते हैं, सूखी लकड़ियां मिलती है, और अधिक पेड़ पौधे होने के कारण अच्छी वर्षा भी होती है, अच्छी बारिश होती है। वृक्षों के कारण ही पर्यावरण संतुलित रहता है। इस पृथ्वी का जो अस्तित्व जो बना हुआ है वह अस्तित्व वृक्षों के कारण ही टिका हुआ है। तो इस तरह से आप अपना स्वमत लिख सकते हो। आगे देखिए, व्याकरण के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न वृत्त में दिए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद लिखिए। देखो, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को संज्ञा के शब्द कौन से हैं और विशेषण के शब्द कौन से हैं वह लिखना है। यह तो आपने व्याकरण के भाग में सीखा ही है। और संज्ञा के कौन से भेद में आता है वही भी लिखना है, और विशेषण के कौन से भेद में आता है वह लिखना है। जैसे मैंने आपको एक लिखकर दिखाया है नदी, तो नदी यह शब्द संज्ञा का है और वह संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा में आने वाला शब्द है। दूसरा है वह लकड़हरा। देखो, यह वह लकड़हरा जो शब्द है विशेषण का शब्द है, और यह विशेषण के सार्वनामिक विशेषण के भेद में आता है। तो इस तरह से इन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखकर उनके भेद अच्छी तरह से पहचान कर लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो व्याकरण के भाग में हमने कारक और कारक के भेद अच्छी तरीके से सीखे ही है। जैसे कि जो हमने 8 कारक सीखे थे, जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो हमने 8 कारक सीखे थे और उनके परसर्ग जो सीखे थे, परसर्ग यानी कारक के जो भेद, ने, को, से, के लिए, का, की, में, पर, ये जो हमने ऐसे परसर्ग सीखे थे, कारक के जो भेद सीखे थे, उनका हमें
उनकी विभक्तियां यानी परसर्ग लिखकर उनका वाक्य में उपयोग लिखना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक लिखकर दिखाया है, जो पहला है कर्ता ने, तो कर्ता का जो परसर्ग है वह है ने। तो मैंने वाक्य बनाया है लकड़हारे ने हरे भरे पेड़ को काटा। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। जिस तरह से ये कारक के परसर्ग है, विभक्तियां है, उनका वाक्य में उपयोग आपको अपने वाक्यों में या फिर किताब में देखकर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे और सुंदर अक्षरों में इन सारे सवालों के जवाब अपने वर्कबुक में सुंदर अक्षरों में लिखिए। ठीक है? देखो दोस्तों, समझ कर लिया आपने। जो हमारा जो गद्य पाठ है लकड़हारा और वन, इसका हमने आज जो पुनरीक्षण किया, यानी परीक्षा में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आकृति के जरिए से किस तरह से हमें उनके उत्तर लिखने होते हैं, यह हमने हमारी स्वाध्याय पुस्तिका के जरिए यानी वर्कबुक के जरिए अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की है। तो आप भी अपने स्वाध्याय पुस्तिका में जो सवालों के जवाब है, उन सवालों के जवाब को अच्छे और सुंदर अक्षरों में गद्यांश के आधार पर आकृति बनाकर अच्छी तरह से समझकर लिखिए। ठीक है? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।